हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पॉटिंग एरर से एक वीडियो, जिसमें मैं आपको टोटल 15 यहाँ पे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करवाऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे एरर क्या है, उसको कैसे रिमूव करेंगे और उससे रिलेटेड क्या आपके रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस के साथ साथ रूल्स भी सीखने को मिलेंगे कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश के और सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने पहले भी दिए हुए हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वो सारे वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और उसका लिंक मैं आपको यहाँ कॉर्नर में दे रहा हूँ, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी हो पाएगी। यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर से। चलिए, पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड, फिर स्लैश हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट, फिर यहाँ पे स्लैश है, ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, फिर आखिरी में नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में आपके एरर है। तो देखिए, एरर आपके कौन से पार्ट में है, ये आपके सेंटेंस के अर्थ को समझ के आपको समझना होगा कि यहाँ पे किसी के हेल्थ के बारे में बात की जा रही है कि उसकी अच्छी हेल्थ का कारण क्या है कि वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता है और 2 घंटे पैदल चलता है। हर सुबह की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब हर सुबह की या किसी भी ऐसे काम की बात की जाए जो कि क्या हो, एक कोई आदत हो, ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए, ही इज गेटिंग अप। गेटिंग अप आपका क्या है आपका, तो ये आपका बनाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है, ठीक है। तो कहने का तरीका गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये क्या है, ऐसा वो रोज करता है, क्योंकि ऊपर बता रहा है कि उसकी अच्छी हेल्थ का रीजन ही यही है कि ऐसा वो रोज करता है। तो ये क्या है, इसकी आदत है, ठीक है। तो किसी भी आदत को दिखाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गेटिंग अप की जगह पे क्या होगा, ही गेट्स अप, ठीक है। गेटिंग अप की जगह पे क्या होगा, गेट्स अप होगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो, आदत हो, तो इन सबको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो उसका यूज देखिएगा आप कैसे हो रहा है यहाँ पे। वैसे आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा, लेकिन अब आप आगे जब पढ़ेंगे इस तरह के सेंटेंसेस अपने एग्जाम में के लिए भी, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे एरर आपकी हो सकती है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। पढ़िए क्या है। हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट में इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे कहने कि हर पेग्नेशियस डॉटर, पेग्नेशियस का मतलब क्या होता है, तो पेग्नेशियस का मतलब अर्थ बता दूं तो यहाँ पे आपका होता है झगड़ालू से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं कि हमेशा लड़ने के लिए उतारू रहते हैं, तो उनके लिए यूज होता है हर पेग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट में इनकर इंसल्ट। और ऐसा वो क्यों करती है, तो आगे बताया गया है कि जो उसकी नेबर है वो उसकी फैमिली के बारे में कोई गलत ओपिनियन रखते हैं, तो इसलिए वो ऐसा हमेशा करती है जिससे जो उसकी नेबर है उनकी इंसल्ट होती रहे। तो इसमें आपका एरर किस पार्ट में है, तो देखिएगा, तो बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट सी एरर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि इतने अगर आपके परफेक्ट सेंटेंसेस लिखे रहेंगे तो आपको एरर कैसे फाइंड करनी है। बहुत ही माइन्यूट एरर है, तो थोड़ा कठिन हो जाता है आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी टफ आपके लिए एग्जाम्पल हो जाते हैं इस तरह के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात की जा रही है हर प्रेग्नेंसी डॉटर, तो मतलब ये क्या है आपका थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन आपका है, तो थर्ड पर्सन जब भी आपका यूज होता है, आप सबको पता है ही शी इट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या यूज होता है, या किसी भी नाम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कभी भी आपका डू का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी एरर थी, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ था, डू का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, डज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसी देखिए कितनी छोटी सी एरर है, पढ़ने में भी एकदम आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे एरर क्या हो सकती है। सब कुछ एकदम वेल एंड परफेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन छोटी सी ये एरर होगी, ये आपको गड़बड़ी में डाल सकती है। तो अगर कहा जाए आपसे कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बता देंगे कि बी वाले पार्ट में एरर है। और आपसे अगर जैसे एरर करेक्शन की बात की जाएगी तो आप डू की जगह पे बस आपको डज कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा रूल है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कि आपका एक तरीके से कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी आ जाता है कि जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसा ही वहाँ पे आपका वर्ब होना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं नॉट ओनली वाला केस। आपको पता है इस तरह के एग्जाम्पल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। और आखिरी में क्या है, नो एरर, ठीक है। कह रहे हैं कि ना तो सिर्फ डॉक्टर बल्कि यहाँ की जो नर्सेज भी हैं वो भी जो यहाँ के अटेंडेंट्स हैं
उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं रहमदिल हैं या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, तो देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो का जो केस होता है, तो इसमें हमेशा जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने पास वाले जो भी उसका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो नॉट ओनली में ये या बट आल्सो के बाद आपका वर्ब क्या है, इज यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इज किसके होगा, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पास का सब्जेक्ट इसका कौन सा है, यहाँ पे लिखा है नर्सेज, ये क्या है आपका प्लूरल है, ठीक है, ये आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे जो वर्ब होना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल, मतलब क्या होना चाहिए था, आर। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो, डॉक्टर अगर केवल होता तो ये सिंगुलर है आपका, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये उसके हिसाब से सही है, लेकिन ये इसके दूर का सब्जेक्ट है, ये इसके पास का सब्जेक्ट नहीं है। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम आर वेरी काइंड, ठीक है, इज नहीं आर वेरी काइंड। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के केस में आपको कैसे फाइंड करना होगा एरर्स को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है, every man and woman of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence। तो सबसे पहले प्रीनेटल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब जन्म से पूर्व, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीनेटल एग्जिस्टेंस। मतलब कह रहे हैं कि गांव के सभी आदमी और औरत बाहर आए इस अजीब से बच्चे को देखने के लिए, जो कि कह रहा है कि मुझे अपने जन्म से पूर्व का सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, बताइए इसमें एरर क्या होगी। बहुत छोटी सी एरर है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी एरर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ बहुत ही माइन्यूट होंगी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही से क्लियर होगा तो आप एक बार में ही पकड़ लेंगे। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे और आपको इनके बारे में नहीं पता है तो 10 बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तुक्का भिड़ जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर आपको पता है, एक छोटा सा रूल हमारा होता है, चलिए आपको बताता हूँ मैं, कि कभी भी अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ओके, सब्जेक्ट वो एंड से जुड़ा हो, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कहूँ तो ज़्यादा सही होगा कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हों और वो एंड से जुड़े हों, और उनमें से किसी भी एक के पहले, एक किसी भी एक का मतलब क्या कि या तो एक कंडीशन होगी, या तो पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा उससे पहले आपका ईच या एवरी, दोनों के केस में बता रहा हूँ, ईच या एवरी दोनों के केस में उससे पहले ईच या एवरी लगा हो, या फिर दोनों के पहले ईच या एवरी लगा हो। तो ऐसे केस में जो वर्ब होता है वो हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है, और इस बात को मैंने एक वीडियो में पूरा बना के आपको बताया है। तो आप वो लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने आपको दी हुई थी पहले भी, और लास्ट में आप वीडियो को मिल जाएगी, वो पूरी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे रूल मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका रूल है, फिर से बता देता हूँ एक बार, कि कभी भी आपके 2 सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ रहे हों और उनमें से किसी एक के पहले या फिर दोनों के पहले ईच या एवरी आपका आता है, तो ऐसे केस में जो वर्ब होता है वो भी आपका सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ब आपका क्या है, हैव आया है, जो कि क्या है, प्लूरल के लिए लगता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो ये होगा क्या, करेक्ट सेंटेंस, और ये आपका क्या है, गलत है। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में, यहाँ पे होना चाहिए था हैज़, लेकिन यहाँ पे है हैव। अब आप इसको, ये बात पता नहीं है ना आपको, तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या रूल होता है, ठीक है। और इस सारे रूल जो हम देख रहे हैं मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किए हुए हैं। अब इसीलिए मैं इस तरह का जो पार्ट है मैं लेके आ रहा हूँ कि आपको मैं रोज़ 10 से 15 ऐसे सेंटेंसेस, रोज़ क्या कहूँ, इस तरह के सेंटेंसेस देने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कहें, अगर ऐसा आपको समझ में आता है तो थोड़ा आपसे बात कर लेता हूँ, फिर आगे मैं चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन भी थोड़ा होना अच्छा होता है, ताकि आपके मेरे बीच में कोई भी डाउट ना रहे। कि अगर आप लोग कहें तो मैं रोज़ 10 से 15 इस तरह के आपके लिए सेंटेंस लेके आऊँ, रोज़ ना भी लेके आऊँ तो हर दूसरे दिन, जिसमें आप क्या हो कि मैं आपको सेंटेंस करेक्शन तो बताता ही चलूँगा, साथ साथ में उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। तो आपको क्या होगा, पूरी ऐसे एग्जॉस्टिव सी लिस्ट नहीं देखनी होगी, और एकदम बढ़िया से आपका तैयार भी हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आप सेंटेंस देखेंगे तो पता पहले करेंगे कि कहाँ पर एरर आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसा बनाऊंगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या है, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, नो एरर। कहने कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो भारत की ये कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन मतलब वर्तमान स्थिति को देख करके रोने लगते। तो इस सेंटेंस में एरर क्या, बहुत ही छोटी सी एरर है, और ये आपको बहुत सारे रूल्स आपको क्लियर करेगी। यहाँ पे अगर आपको पता हो कि कभी भी अगर आप
की कोई विश हो, ठीक है, विश का मतलब समझते हैं इच्छा, ठीक है, और वो कैसी हो, अनफुलफिल्ड, मतलब जो आप पूरी नहीं किए हो। तो जब भी ऐसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर हो या अनफुलफिल्ड इच्छा हो, उसको बताने के लिए आप कहते हैं कि काश ऐसा होता, या अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर वैसा होता वो हो जाता। तो ये वाले जो सेंटेंसेस बनते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें कभी भी आपका आएगा तो वो आएगा क्या, हमेशा वर आता है, कभी भी वॉज का प्रयोग नहीं होता है। तो ये वॉज का प्रयोग क्या है, गलत है, ठीक है। तो इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, दिस इज राइट सेंटेंस। और कभी भी आपसे ऐसे पूछेगा विश के बारे में या फिर किसी भी इच्छा के बारे में, डिजायर के बारे में बात करा जाएगा, तो वो आपका क्या आएगा, वर में ही वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं काश मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ता, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या लगा रहे हैं, काश लगा रहे हैं, इच्छा लगा रहे हैं, अनफुलफिल्ड है, आपके पंख नहीं है, ठीक है। तो जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे इसके लिए। तो आप ट्रांसलेशन भी अगर ऐसे करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा किस तरह के ट्रांसलेशन जब आप यूज करें तो उसमें वर को सम्मिलित करें, और वर कहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या निकलता है ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर क्या है, नो एरर, कि न्यूज़पेपर हमको बताते हैं उन इवेंट्स के बारे में जो कि पूरी दुनिया में हुए थे, ठीक है। या एक दिन पहले जो भी हुआ होगा, न्यूज़पेपर सब कुछ वही बताते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एकदम सब कुछ एकदम करेक्ट लगता है, सब्जेक्ट भी ठीक है, आपका वर्ब भी आपको लग रहा है ठीक है, पास्ट में होगा क्योंकि न्यूज़पेपर पुरानी कहानी आपको बताते हैं सारी की सारी, ठीक है। सब कुछ तो यहाँ पे ठीक लग रहा है, और ये ऐसे यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन भी ऐसा नहीं आया जिसमें आपको कोई गड़बड़ी देखने को मिले। तो फिर यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, जैसा मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था, शायद आपने उतना पार्ट नोट नहीं किया होगा, कि मैंने आपको कहा था कि अगर कोई आदत हो और आदत के साथ अगर रिवाइंड करके आप जाएंगे तो आपको फिर से सुनने को मिलेगा, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, कभी भी किसी और टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं हम। और आपको पता है कि न्यूज़पेपर ये करते ही हैं काम, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो आपको पिछले दिन या उस समय क्या हुआ था वो सारी न्यूज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो आपको आज से 50 साल बाद क्या होगा उसकी न्यूज़ नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। तो यहाँ पे टोल्ड के बदले क्या प्रयोग होगा, टेल का प्रयोग यहाँ पे होगा। क्यों टेल का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस बनेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो टोल्ड पास्ट नहीं जाएगा, प्रेजेंट में ही इसको रहना है। और चूंकि हम यहाँ पे पेपर्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है, तो आपका ये क्या होगा, वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इस सेंटेंस के बारे में खास बात क्या होती है कि इस सेंटेंस को ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि उनकी कंडीशन क्यों लिखी होती है यूनिवर्सल ट्रुथ की, कह देते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, या ये हिमालय पर्वत है आदमी हमेशा मर जाता है। तो वो सारी कंडीशन को देखते हुए तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, तो उतना आपको दिमाग यहाँ पे लगा के चलना होगा, वरना ज़्यादातर लोग इसमें नो एरर पे टिक मार के आते हैं और वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप तो कम से कम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सेंटेंसेस आपको बड़े देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं, उनको भी मैं समझा दूँ और आपको भी समझा दूँ कि सेंटेंसेस की लेंथ देख करके आप डरिएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोल्ड कंडीशंस हैव डेवलप्ड ओवर द रीजन and to protect the standing crop from the harsh weather, it is suggested to keep the plantation wet by स्प्रिंकलिंग ग्राउंड वाटर इन स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोल्ड कंडीशंस जो हैं ये जो डेवलप हो रही हैं इस समय क्षेत्र में, तो क्रॉप को या फसल को इससे बचाने के लिए, कि इस बुरी कंडीशन वेदर से बचाने के लिए, कि ये सजेशन दिया गया है कि जो भी आपके पेड़ पौधे हैं उनको वेट रखा जाए। कैसे वेट रखा जाए, गीला रखा जाए, कि जो भी ग्राउंड वाटर उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में स्प्रिंकल करके, स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, जैसे फुहार छोड़ करके उनको ऐसे वेट रखा जाए जिससे वो बच सकें, ठीक है। तो इसमें एरर क्या है, अगर आप देखिए तो इसमें एरर आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी एक एरर यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके
प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकती है। देखते हैं बहुत सारे लोगों को एरर यहाँ पे कहाँ पे ऐसा डाउट होता है ना, ऐसा कहते हैं कि हो सकता है, एक सिक्स सेंस होती है कहते हैं कुछ लोगों के अंदर कि वो एरर ऐसे ही उनको पता नहीं होता है कि कौन से सेंटेंस या कौन से यहाँ पे पार्ट में एरर है या कौन सा वर्ड आपका गलत है, लेकिन वो बता देंगे कि ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। ऐसा कुछ लोगों को देखा है मैंने, कहते हैं सिक्स सेंस है मेरे पास। तो कुछ लोगों की सिक्स सेंस यहाँ पे जागी होगी, स्मॉल अमाउंट ये लिखा है मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी गलती आपकी नहीं है। अगर आप देखें गलती तो बहुत माइन्यूट सी है आपकी, इस केप्ट में है, ठीक है, केप्ट में है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, कीप का इस्तेमाल होगा। और ये कीप का इस्तेमाल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले क्या है, टू। तो टू के बाद वर्ड जो भी वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज सजेस्टेड टू कीप द प्लांटेशन वेट। ओके, टू केप्ट द प्लांटेशन वेट नहीं, टू कीप द प्लांटेशन वेट। ये आपका वर्ड एकदम सही बैठता है और यही आपका सही होगा। तो देखिएगा कभी भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं आगे भी एग्जाम वगैरह में भी या टेस्ट सीरीज में आप जब देते हैं तो देखिएगा एरर कि आपकी कहाँ पे निकल के आ रही है और उसको ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्या है, इन अ मेजर इंसेंटिव टू इंडिया इंक द सेंटर हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ एरिया बेस्ड एक्सरसाइज ड्यूटी एग्जम्पशंस provided to the north east and hill stations when the GST regime kicks by April 1, 2017 और no error। कह रहे हैं कि in a major incentive to India Inc. the center has decided to continue with area based exercise duty exemption provided to the northeast and hill station when the GST regime kicks in by अप्रैल 1, 2017। तो अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ूंगा तो एक बार में पढ़ के ही मैं बता दूंगा कि यहाँ पे एरर क्या है। ओके, अगर आपने प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी एरर वहाँ से कवर होती हैं। क्यों यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर होती है, ज़्यादातर जो बड़े सेंटेंसेज होते हैं यहाँ पे आपको प्रीपोजिशनल एरर क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि जीएसटी रिजीम कब से लागू होगी, जब से लागू होगी तो कह रहे हैं बाई अप्रैल 1, 2017 से ये लागू होगी। तो ध्यान रखिए, मैंने वहाँ पर तो बताया भी है कि बाई का प्रयोग जब हम करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नॉन परफेक्ट आपका है, ये पूरा सेंटेंस आपका क्या है, नॉन परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पे जब होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे या तो फ्रॉम का या तो बाई का, ठीक है, दो यूज़ हम करते हैं, ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस में होता है तो फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, आप सबको पता होगा, और उसका यूज़ कैसे करते हैं वो पता होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन परफेक्ट है तो या तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे या तो बाई का, और दोनों के लिए पॉइंट ऑफ टाइम का ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा जो डिफरेंस होता है वो आप याद रखिएगा, क्या होता है कि जब भी हम बाई का यूज़ करते हैं तो वो हमेशा आपका या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो हमेशा बहुत ही पास के समय को दिखाने की बात की जाती है। जैसे आपसे मैं कह दूँ कि संडे तक, अगर यहीं पर होता किक्स बाई संडे 2017, ठीक है, तो ऐसा लगेगा वो कि आपका जो सेंटेंस बनाया गया है या जो भी बात हो रही है वो 1-2 दिन की है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे बात होगी तो ये क्या होगा, आपका बहुत ही पास की बात होगी। और अभी हम अगर ये सेंटेंस पढ़ें तो अप्रैल 1, 2017 तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ नहीं करेंगे। बाई हमेशा आपकी नियरनेस को दिखाता है, और फ्रॉम का यूज़ हम करते हैं किसमें, पास्ट के इवेंट में या तो फ्यूचर के इवेंट में समय को दर्शाने के लिए, और वो भी जब आपका काफ़ी दूर का समय यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है तो बहुत छोटी सी एरर है तो आप आसानी से समझ पाएंगे और एक बार में टिक लगा लेंगे। देखिए सेंटेंस क्या है, स्नो लेपर्ड आर लिस्टेड एज इंडेंजर इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज एंड आर लार्ज कैट नेटिव टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। स्नो लेपर्ड आपको बताया था, स्नो लेपर्ड क्या होते हैं कि जो पहाड़ी जिनको कहते हैं, पहाड़ी शेर जो होते हैं, पहाड़ी लेपर्ड होते हैं जो आपके बर्फीले स्थानों में पाए जाते हैं। इसका एक मैंने बताया था जब नेशनल पार्क बता रहा था, तो एक जम्मू कश्मीर में आपको बताया था आपका पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए आपका फेमस है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्नो लेपर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। रेड लिस्ट क्या होती है एक्चुअली में, कि एक तरह की लिस्ट होती है, थोड़ा सा GS की बात बता दूं कि आपकी रेड डेटा बुक नाम होता है इसका। तो इसमें हमारे इंडिया की तरफ से जैसे रेड डेटा बुक होता है तो उसमें क्या होता है, वो सारी स्पीसीज़ को डाला जाता है उसके अंदर जो बहुत खतरे में होती है, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम होती है, तो ऐसे स्पीसीज़ को उसमें डाल देते हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट है, मतलब पूरे विश्व भर में जितनी भी स्पीसीज़ बहुत कम संख्या में बची हुई हैं तो उनको इसमें डाला जाता है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं
पता है मुझे यहाँ पे क्या एरर है, तो एक बार में केवल एक बार पढ़ के ये एरर आपको समझ में आती है, और नहीं पता है तो आप इसको 10 बार पढ़ेंगे कोई एरर आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे एरर इस इन डेंजर में है, ध्यान रखिए। इन डेंजर का मतलब होता है जोखिम में डालना, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो इसी के आगे अगर आप ईडी लगाएंगे तो ये क्या होगा, सही होगा। क्या होगा ये, स्नो लेपर्ड आर लिस्टेड इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेंजर्ड का मतलब होता है वो सारे जीव जंतु जो कि खतरे में हैं, तो उसके लिए एक पूरा वर्ड ही होता है क्या, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो खतरे में हैं, जो खत्म होने के कगार पे हैं, तो उनके लिए जब भी आप देखिए एनिमल से रिलेटेड हो आपके, चाहे फ्लोरा से हो चाहे फाउना से हो, फ्लोरा का मतलब क्या, प्लांटेशन, फाउना का मतलब क्या, एनिमल, तो उसके लिए जब भी आप यूज़ करेंगे सेंटेंसेस का कि खतरे में है, तो उसके लिए इंडेंजर्ड का यूज़ करेंगे, ना कि इंडेंजर का, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत छोटी सी माइन्यूट सी एरर है ये, जीएस से रिलेटेड भी अगर आपने जीएस पढ़ी हुई है तो बहुत आसानी से एक बार में टिक कर देंगे, वरना आप इसको पढ़ते रहिए, गलत टिक करके ही आएंगे। ओके, इन इंडिया लेक्स, रिवर्स and other freshwater bodies support a large diversity of biota representing almost all taxonomic groups। कह रहे हैं कि भारत में जितने भी आपके लेक्स हैं, रिवर्स हैं, या फिर जितनी फ्रेश वाटर बॉडी, अब यहाँ पे जैसे ही मैं बोलता हूँ वहीं से मुझे पता चलता है एरर कहाँ पे, फ्रेश वाटर, यहाँ पे बॉडी क्यों लिखा गया है, बॉडी क्या है आपका, सिंगुलर है। यहाँ पे सारे के सारे क्या है, प्लूरल हैं, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल ही तो होना चाहिए, फ्रेश वाटर बॉडीज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, केवल बॉडी लिखा गया है, तो ये क्या है, गलत है। तो यहीं पे आपकी गलती सामने ही एकदम दिख जाती है। बहुत आसान था ये, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, इतना देखते ही समझ में गए होंगे कि यहाँ पे गलती होगी। इन लेक्स एंड रिवर्स सब प्लूरल में बात जा रही है, तो आगे बॉडीज होना चाहिए कि जो और अन्य वाटर फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, अन्य वाटर बॉडी केवल एक नहीं है, और भी कई सारे हैं। ओके, तो उसके लिए भी क्या होगा, आपका प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। ओके, क्योंकि अदर फ्रेश वाटर बॉडीज है, एक होता तब एक हम इस्तेमाल करते, करें अदर फ्रेश वाटर बॉडीज, तो यहाँ पे अनेक हैं, तो हम बॉडीज का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। अब ये आपका सेंटेंस है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ये आपका, अगर आपको सही यूज़ पता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं तो नहीं भी कर पाएंगे। क्या है, देयर आर मैनी डिफरेंट माइग्रेट पैटर्न, द मेजॉरिटी ऑफ बर्ड माइग्रेट फ्रॉम नॉर्दर्न ब्रीडिंग एरियाज टू साउदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके माइग्रेट के पैटर्न मिलते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। कहाँ पे, उत्तर के एरियाज से दक्षिण के एरियाज में आती हैं, कब, विंटर के सीजन में, ठीक है, क्योंकि उत्तर में ठंड पड़ने लगती है, तो यहाँ पे आती हैं दक्षिण के एरियाज में। तो यहाँ पे चिड़ियों के माइग्रेशन की बात की जा रही है कि कैसे माइग्रेट होती हैं बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह। अब आप बताइए इसमें एरर क्या होगी, तो ये आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, आपका समझ लीजिए होमवर्क है, ठीक है। और सिर्फ ये मत कहिएगा कि यहाँ पे ये एरर है, बताइएगा पूरे लाइन में कौन से पार्ट में एरर है और वहाँ पे क्या होना चाहिए, सुधार कर भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। आपको मैं देखता हूँ कितने लोग इसको सही निकाल पाते हैं कि नहीं। अब बिल्कुल भी चीटिंग की इजाज़त नहीं है कि गूगल करके देखिए, कहीं से आपको मिल जाए तो निकाल लीजिए, ठीक है। अपने से सोचिए कि आप लगा पाते हैं सही यहाँ पे आंसर, आपको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे गलती है, अगर है तो आप बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा मैं 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे कमेंट में ही पोस्ट कर दूंगा, तो उसे आप देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 800 रुपीज़ अ मंथ, ही मैनेजेस टू सपोर्ट हिज फैमिली एडिक्वेटली। कह रहे हैं कि यद्यपि कि वह केवल 800 रुपये ही प्रति महीने कमाता है, फिर भी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में सफिशिएंटली मैनेज कर पा रहा है। तो इसमें एरर क्या है ये आप बताइए। बहुत छोटी सी एरर है, जितने लोगों को समझ में आया होगा एक बार में टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे छोटी सी बात ये होती है कि जब भी आपका ये वर्ड क्या है, ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओनली, ये आपका इस्तेमाल होगा, तो इसके इस्तेमाल करने की शर्त क्या है कि ये उसके ही ठीक पहले लगता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ओनली किसके लिए आया है, अर्न्स के लिए नहीं आया, बल्कि 800 रुपीज़ के लिए ओनली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ओनली का जो देखिए ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, बस क्या है प्लेसमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग है। ये मैंने स्पेशल आपके लिए इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ना तो ओनली का कुछ और बनना है, ना तो ओनली हटना है यहाँ से, बस ओनली का प्लेस बदलना है, इसलिए आपका यहाँ पे गलती है। इस तरह के भी आते हैं एग्जाम में, मेरे ख्याल से आप लोग खैर पढ़ते तो रहते होंगे तो समझ में पाते होंगे इस तरह के। नहीं भी आता तो ये भी ध्यान में रखिए, जरूरी नहीं कि पूरे सेंटेंस में कोई वर्ड या कोई वर्ब या फिर प्रीपोजिशन की गलती हो, कई जगह पे आपकी ऐसे
मिसप्लेसमेंट भी हो जाती है सेंटेंसेस की या वर्ड्स की, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 800 रुपीज़, ओनली आपका यहाँ पे आएगा तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही गड़बड़ बात है। अगर ओनली पहले लगा हुआ है तो ऐसे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्या है, माई ऑल होप्स वर डैश टू द ग्राउंड व्हेन आई केम टू नो दैट माई सन हैड फॉलन इन बैड कंपनी। कह रहे हैं कि उनकी जितनी भी उम्मीदें थी सारी क्या हो गई, एकदम कहते हैं धूल धूसरित हो गई, जब उनको ये पता चला कि उनका जो पुत्र है या मेरा जो पुत्र है वो किसी बुरी संगत में है। तो इसमें एरर क्या है, देखिए यहाँ पे एरर, तो एरर अगर आप समझ गए होंगे अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए होंगे तो भी और अच्छी बात है, क्योंकि अभी आगे मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर फिर से मैं वही लेके आया हूँ आपके लिए कि यहाँ पे जो एरर है, कुछ भी ऐसी एरर नहीं है, ना तो कुछ गलत लिखा है, ना तो किसी सेंटेंस को यहाँ से निकालना है। बस क्या है, इस यहाँ पे प्लेसमेंट जो वर्ड की है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ऑल यूज़ हुआ है तो ऑल यूज़ हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, माई होप्स के लिए। ठीक है, मेरी सारी उम्मीद। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी होगा वर्ड तो ये जो ऑल होगा ये कभी भी बीच में इस्तेमाल नहीं होगा, ये हमेशा माई से पहले इस्तेमाल होगा। तो वर्ड कुछ इस तरीके से आपका अरेंज होगा, सेंटेंस बनेगा ऐसे कि ऑल माई होप्स, ये आपका एकदम सही सेंटेंस होगा। इस तरीके से आपको इसको बनाना होगा कि ऑल माई होप्स वर डैश टू द ग्राउंड व्हेन आई केम टू नो दैट माई सन हैड फॉलन इन बैड कंपनी। ठीक है, ऑल माई होप्स, ना कि माई ऑल होप्स या माई होप्स ऑल, ऐसा कुछ नहीं, ऑल आपका पहले आएगा। ठीक है, तो ये केवल आपका प्लेसमेंट गलत है, पूरा सेंटेंस आपका सब कुछ सही, बस प्लेसमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको एक दो बता दिए ताकि आपके दिमाग में रह जाए कि इस तरह से भी एरर हो सकती हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे फाइंड करना है ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इस तरह के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आपको इस तरह के और वीडियोस दे दूं, लगभग आपको 10-15 वीडियोस दे दूं, 15-15 सेंटेंसेस को लेकर के या 10-10 सेंटेंसेस को लेकर के 100, 150, 200 वर्ड अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, आप मेरे ख्याल से 60 to 80% आप एरर को खुद ही फाइंड कर पाएंगे अगर आप इन सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आप 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर वर 10 वुमेन पैसेंजर्स इन द कैबिन, दे क्वेरल्ड विथ ईच अदर ओवर सिटिंग स्पेस। कह रहे हैं कि कोई केबिन है, मान लीजिए कोई ट्रेन है तो उसमें केबिन जैसे रहते हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे 10 वुमेन पैसेंजर्स हैं थी और वो सब एक दूसरे के साथ लड़ रही थी ओवर सिटिंग स्पेस, मतलब बैठने की जगह के लिए सब एक दूसरे से क्या लड़ रही थी। तो इसमें बताइए एरर क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एरर इसमें देखने को मिलेगी, जो सिक्स सेंस वाली बात मैंने पहले बताई ना कि सिक्स सेंस जाग जाता है, तो सोचते हैं 10 है, ये वुमेन है, ये 10 लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे वुमेन की जगह केवल वुमेन आएगा क्योंकि 10 तो यहाँ पहले बता दिया गया है, तो ऐसा कुछ एरर तो नहीं है। तो जी नहीं, ऐसा कोई भी एरर नहीं है। इसको अगर आपको देखना है तो नाउन आप अच्छे से तैयार करिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एरर क्या है देखिए, तो यहाँ पे एरर आपका आता है कहाँ पे, ईच अदर में। ईच अदर का यूज़ मैंने आपको बताया था कि ईच अदर का जब भी यूज़ करते हैं तो हमेशा 2 व्यक्तियों के लिए आपका ईच अदर यूज़ होता है। यहाँ पे केवल 2 लोग वुमेन्स होती और आपस में लड़ रही होती तब ये सेंटेंस आपका सही होता। नो एरर वाला जो केस होता वही आपका टिक करते आप। लेकिन यहाँ पे कितनी औरतें हैं, टोटल 10 औरतें हैं जो लड़ रही हैं एक दूसरे से। तो इसकी जगह पे हम यूज़ क्या करेंगे, जी हाँ आपने सही समझा है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर का यूज़ हम करते हैं। ये वैसे तो कहते हैं कि यही आपका सही होता है, ईच अदर 2 के लिए होता है, वन अनदर आपका 2 से अधिक के लिए यूज होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जैसा जैसा भी ट्रेंड बदलता जा रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग आपको ख़त्म देखने को मिलता है। आजकल के जो राइटर्स हैं वो जैसे लिख रहे हैं चीज़ों को, तो दोनों में कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल आपका यही कहता है कि ईच अदर 2 के लिए यूज होता है, वन अनदर 2 से अधिक के लिए यूज होता है। तो आपको भी यही फॉलो करके चलना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पे ये आपके 15 सेंटेंसेस लगभग ख़त्म हो जाते हैं। तो 15 सेंटेंसेस ख़त्म हुए, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा आपको और आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे यूज़ करना है आपको और कैसे कैसे आपके एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस आप और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक करिए वीडियो को, तब भी पता चलेगा। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो।
ठीक है। तो इससे होगा क्या कि मुझे पता चलेगा कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं, आप चाहे वीडियो को डाउनलोड ही क्यों ना कर रहे हो, थोड़ा सा समय निकाल के आके लाइक और कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि डाउनलोड करके आपको पता भी चल गया, आप कहेंगे अच्छा मैं बैठा रहूँगा सर आप फिर से वीडियो दीजिए, तो फिर क्या होता है कि मुझे भी लगता है अच्छा वीडियो आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं किसी और सेक्शन पर फोकस करता हूँ। तो चाहिए तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिए, और आपको वीडियोज़ यहाँ पर मैं देता हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आपको पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं, पीबी के एग्ज़ाम हैं और बहुत सारे जैसे LIC के एग्ज़ाम हैं, NICL के एग्ज़ाम हैं, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सब में बहुत आपको नीड होगी इसकी। ओके, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, और यहाँ से 7 से 8 नंबर अगर आप केवल कर लेते हैं, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आप क्लोज टेस्ट में कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश का कट ऑफ तो 7-8 नंबर ही रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर आप कम से कम 16 से 17 नंबर का यहाँ पे कर पाएंगे, 2 सेक्शंस को मिला करके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर मैं अलग छोड़ दूँ फिर भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।